Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on design of concrete structure 2. This is my lecture number 12 of this subject, and today I will take flat slab analysis and design. This is unit number 1 and very important topic as the examination point of view and for your practical life, and it's very important type design. So I will take some introduction portion and one numerical today. With the help of this lecture, you can you can complete your this particular unit. Okay, so I will start with initially with the help of some notes. Okay, so I suggest you to write down simultaneously whatever I am saying, whatever I am dictating you, and all the specifications, formula you should write on your notebook. साथ ही साथ आप सारा नोट करते जाए तो ये ज्यादा बेटर होगा. ठीक है, तो फ्लैट स्लैब जो है ये 6 सेमेस्टर में बीटेक में है, और ये इसका जो एडवांस्ड है ये आगे भी बहुत यूज होता है. एज वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट स्लैब, एंड दीज आर वी टिल नाउ वी स्टडीड two type of slab. One is one way slab and two is second is two way slab. But this is another kind of slab. What is it? A flat slab is a reinforced concrete slab which is supported directly on columns without having beams. ये होती है आपकी फ्लैट स्लैब. मतलब किसी कॉलम पर हमें बीम, क्या होती है, बीम हम क्यों प्रोवाइड करते हैं किसी स्ट्रक्चर में, जो लोड को कैरी करती है, उस लोड को फिर दूसरे स्ट्रक्चर पर ट्रांसफर करती है. ठीक है, सपोज उसके नीचे कॉलम्स हैं, उसके नीचे स्ट्रट्स हैं, इंक्लाइन मेंबर्स हैं, कुछ भी है, वो उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करेगी. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बीम्स आपकी नहीं होती हैं, सीधा जो स्लैब होती है वो कॉलम पे रेस्ट होती है. ठीक है, डायरेक्टली स्लैब ऑन कॉलम विदाउट हैविंग बीम सपोर्ट. ठीक है, इट मे बी सपोर्टेड विद और विदाउट ड्रॉप. इसमें एक वर्ड आपको हर जगह मिलेगा, ड्रॉप. ठीक है, ड्रॉप क्या होता है, आप ऐसे समझिए स्लैब का ही पोर्शन है. ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जिसकी जो डेप्थ है वो कुछ पर्टिकुलर डेप्थ होगी, और जो इसकी विड्थ है वो क्या है, ऊपर वाली स्लैब से विड्थ थोड़ी सी कम है. तो एक हम ड्रॉप शेप इसमें प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी स्लैब का ही पोर्शन है, उसको हम ड्रॉप बोलते हैं. इसका कुछ सिग्निफिकेंस होता है, इसको प्रोवाइड करने के पीछे कोई रीजन होता है, दैट आई लेट यू नो. अभी आप ये समझिए कि हम ड्रॉप को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो जो फ्लैट स्लैब होती है, या तो आप इसमें मतलब आप कॉलम पे सीधे स्लैब बनाएंगे, या आप ड्रॉप देंगे, या आप ड्रॉप नहीं देंगे. ठीक है, तो ये चार टाइप के हम इनके टाइप्स देखते हैं. मैंने चारों आपकी फिगर बनाया, आप चारों को लिख लीजिए. पहला है, जस्ट अ मिनट, पहला है आपका कॉलम पे स्लैब है, दूसरा है कॉलम प्लस ड्रॉप प्लस स्लैब. ठीक है, और थर्ड है आपका एक और शेप हम इसमें देखते हैं, ये आपका कॉलम पोर्शन है. ठीक है, जिसका कुछ पर्टिकुलर डायमीटर होगा. एक जो आप ये फ्लेयर्ड पोर्शन देख रहे हैं ऊपर, जिसकी डायमीटर डीसी है और ऊपर स्लैब है, तो इसको हम बोलते हैं कॉलम हेड. एक होता है कि कॉलम, फिर कॉलम हेड एंड देन स्लैब, और लास्ट होता है जिसमें कॉलम भी है, कॉलम हेड भी है, ड्रॉप भी है और स्लैब भी है. तो ये चार टाइप्स में हमने इसको क्लासिफाई किया है. तो फर्स्ट इज, आई विल स्टार्ट विद वेरी इनिशियल पोर्शन. आई ऑलरेडी
start every unit with the introduction. So I will do the same here. So slab with column, क्या लिखा हुआ है? फ्लैट स्लैब विदाउट कॉलम हेड एंड विदाउट ड्रॉप. कॉलम पे सीधी स्लैब है तो विदाउट कॉलम एंड विदाउट ड्रॉप. फ्लैट स्लैब विदाउट कॉलम हेड विद ड्रॉप. ठीक है, इसमें ड्रॉप प्रोवाइड है. फिर है आपका कॉलम, कॉलम हेड, ड्रॉप नहीं है इसमें. ठीक है, तो फ्लैट स्लैब विद कॉलम हेड एंड विदाउट ड्रॉप. एंड लास्ट क्या है आपका? फ्लैट स्लैब विद ड्रॉप विद कॉलम हेड. ठीक है, तो ये कॉलम हेड एंड ड्रॉप को हम प्रोवाइड क्यों करते हैं? इसका क्या रीजन है? इसका कोई रीजन होता है? आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े बड़े कॉलम्स होते हैं, उनका एक फ्लेयर्ड शेप होता है, वो उनका हेड. ठीक है, फिर ड्रॉप होता है, तो वो क्या होता है? वहां पे रेनफोर्समेंट को रिड्यूस करने के लिए, नेगेटिव मोमेंट को रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल प्रोवाइड ड्रॉप एंड कॉलम हेड एट द फ्लैट स्लैब बिकॉज वी कैन नॉट प्रोवाइड बीम्स हियर. ओके, so this is the introduction of flat slab. थ्योरी में कभी कभी आती है और ये आपको पता भी होना चाहिए. कॉलम हेड क्या होता है? जो मैंने आपको दिखाया, कॉलम हेड इज द फ्लेयर्ड पोर्शन ऑफ द कॉलम एट द टॉप वेयर स्लैब इज सपोर्टेड एज शोन इन दीज फिगर्स. ठीक है, तो नीचे मैंने आपको फिगर दिखाया है, आप पॉज करके उसको नोट कर लीजिए. ये आपका क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये कॉलम हेड है, फ्लेयर्ड पोर्शन. This type of construction is very pleasing in the appearance due to plain ceiling and provide more headroom as compared to the beam slab construction. ठीक है, the flat slab is also cheaper to construct as it requires less form work. फ्लैट स्लैब जो होता है, क्योंकि इसमें फॉर्म वर्क की जरूरत कम होती है. आपने कॉलम बनाया, आपने इसके बाद सीधे स्लैब की कास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो इसमें रेनफोर्समेंट है या जिस डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट हमेशा ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है. तो जो बीम वाला जो काम होता है या जो फॉर्म वर्क बीम के लिए करना होता है, उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती. हम इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज फोर फिगर्स आर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लैट स्लैब. ठीक है, इसके बाद कुछ टर्म्स हमें पढ़ना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन. अब आप एक स्लैब को यहाँ पे हमने तीन चीजों में डिवाइड किया है. ठीक है, कॉलम स्ट्रिप, मिडिल स्ट्रिप एंड पैनल्स. कॉलम स्ट्रिप क्या होती है? जिसका कॉलम का वो पार्ट, स्ट्रिप का, स्ट्रिप मतलब स्लैब का. कॉलम स्ट्रिप मैंने एक नाम दे दिया स्लैब के एक पोर्शन को. ठीक है, देखिए, a flat slab is divided into column and middle strip for the design purpose. Column strip is a design strip having width of, ये आप याद रखेंगे, 0.25 L2 and not greater than 0.25 L1 on each side. Column center line where L1 is the center to center distance span in the direction of movement. ठीक है, L1 और L2 आप ये समझ लो कि सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होती है आपकी, स्पैन होता है. ठीक है, मिडिल स्ट्रिप क्या होती है? मिडिल स्ट्रिप वो पार्ट जिसमें कॉलम नहीं आता है. मिडिल स्ट्रिप इज डिजाइन स्ट्रिप बाउंडेड on each of its opposite side by column strip. The middle strip also behaves like a continuous beam supported on column strips. पैनल क्या होता है? आपका एक पैनल होता है जो चारों साइड से कॉलम से सराउंडेड हो. लाइक ये देखिए, panel is the type of slab which is bounded on each of its four sides by the center of column. ठीक है, तो अब मैं आपको इनको एक बार दिखा देती हूँ. सेकंड, जस्ट अ मिनट. ओके, आप ये एक फिगर देख लीजिए. सपोज, ठीक है, ये है, आप ये देखिए, सपोज स्लैब तो बहुत बड़ी होगी. ठीक है,
आपने एक रूफ स्लैब आप डाल रहे हैं जिसका अपने आप में कुछ विड्थ होगी, कुछ लेंथ होगी, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे स्लैब को पैनल्स में डिवाइड करते हैं। जैसे 4 कॉलम को जितना पोर्शन स्लैब का कवर कर रहा है वो एक पैनल होता है, ठीक है। 4 कॉलम के ऊपर जितना स्लैब का पोर्शन आ रहा है दैट इज 1 कॉलम, ओके, दैट इज 1 पैनल, सॉरी। तो ये एक पैनल है। अब इस पैनल को मैंने, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। हाँ, इसको मैंने एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, ऐसे मैंने हॉरिजॉन्टल एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी। अब मिडिल वाला पोर्शन में कोई कॉलम नहीं है तो कॉलम स्ट्रिप हो गया, ठीक है। ये सॉरी, मिडिल वाला में कोई कॉलम नहीं है तो ये मिडिल स्ट्रिप हो गया। ये वाला पोर्शन कॉलम स्ट्रिप, ये वाला पोर्शन कॉलम स्ट्रिप, ये कॉलम स्ट्रिप, ये कॉलम स्ट्रिप, ये जितना भी पोर्शन मिडिल में आएगा वो क्या आपका मिडिल स्ट्रिप, ठीक है। उसके आप बस इतने फिगर को देखिए, तो ये आपका एक पैनल बना हुआ है। कॉलम के इस सेंटर से इस सेंटर तक की डिस्टेंस है L1, ये लिखा हुआ है L1, ठीक है। कॉलम के इस सेंटर से इस सेंटर तक की डिस्टेंस सपोज L2, ठीक है। तो ये जो इतना कॉलम का पार्ट आ रहा है, जितना मैंने एरो चलाया इस पॉइंट से लेके यहां तक, ये होता है आपका, ये नोट करिए, 0.25 L2 एज पर द कोड, ये भी आपको मेंशन था। 0.25 L2 ये क्या है, आपकी लेंथ ऑफ कॉलम स्ट्रिप, और लेंथ ऑफ मिडिल स्ट्रिप क्या है, 0.5 L2। फिर अगेन लेंथ ऑफ कॉलम स्ट्रिप क्या है, 0.25 L2। इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि बाद का ये पोर्शन में 0.25 L2 होता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक पैनल को डिजाइन करने की बात करते हैं। तो आपने ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये एक पैनल है जो 4 कॉलम के ऊपर जितना स्लैब का पोर्शन आ रहा है, और उस पैनल का भी मैंने उसे कॉलम स्ट्रिप में और मिडिल स्ट्रिप में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। वही हम अभी पढ़ रहे थे, ओके। तो आपने क्या देखा, कॉलम स्ट्रिप, मिडिल स्ट्रिप एंड पैनल। पैनल समझ में आ गया, पैनल इज द पार्ट ऑफ स्लैब विच इज बाउंडेड बाय 4 साइड ऑफ द कॉलम। आप लिख लीजिए अगर इसमें कोई पोर्शन कट रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ। कॉलम स्ट्रिप की जो लेंथ है वो हमें क्या लेनी है, 0.25 L2, मिडिल स्ट्रिप की क्या है, 0.5 L1, ठीक है। इसके बाद कुछ आईएस कोड स्पेसिफिकेशंस आप लिखेंगे, उस फिगर को ड्रॉ करने के बाद आपने इनकी डेफिनेशन लिख ली है। अब आप आएंगे कुछ, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल से क्लियर और करूंगी। आईएस कोड प्रोविजंस फॉर फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन, इस पे आइएगा, ठीक है। देखिए, थिकनेस ऑफ द फ्लैट स्लैब, फर्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है कि हमें फ्लैट स्लैब की थिकनेस कितनी देनी है। आपको स्लैब, उसके नीचे ड्रॉप, उसके नीचे कॉलम हेड, उसके नीचे कॉलम, इस तरीके से बनाना है। मे बी आप कॉलम हेड ना दें, मे बी आप ड्रॉप ना दें, लेकिन आपको स्लैब और कॉलम के लिए तो रेनफोर्समेंट एनालाइज करना होगा। तो उसके लिए स्लैब की थिकनेस जो आप लेंगे वो लेंगे, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज 125 mm, ये आप नोट करेंगे। The thickness of flat slab is governed by the square effective depth ratio for controlled deflection as given by the chapter number 6. Okay, ये मेरा नोट्स का है, इसलिए चैप्टर नंबर 6 आप भूल जाइए। आप ये समझिए कि हमें आईएस कोड के अकॉर्डिंग सिंपली सपोर्टेड स्लैब या कंटिन्यूअस स्लैब के लिए 35, 40, 28 और 32 ये वैल्यूज लेनी है। ये वैल्यूज भी डिफरेंट होंगी। फॉर एफ 250 हमें ये दो वैल्यू रेफर करेंगे, फॉर एफ 415 ये दो वैल्यू रेफर करेंगे। ये आप इतना पूरा लिख लीजिए, ये आपको डिजाइन में काम आएगा। ये कहाँ से आया है, आईएस कोड कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर हमने डीसीएस 1 पढ़ा है तो हमें पता होगा कि जो हम एल बाई डी, स्पेन बाई डेप्थ का रेशियो लेते हैं, वो अलग अलग टाइप की स्लैब के लिए अलग अलग लेते हैं, अलग अलग टाइप की ग्रेड के लिए अलग अलग लेते हैं। तो वही चीज है ये, ठीक है। मिनिमम थिकनेस बस हमें 125 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब इज 125 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए थिकनेस, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया आईएस कोड स्पेसिफिकेशन में। ड्रॉप, इसके बाद आता है ड्रॉप। ड्रॉप मैंने आपको बताया क्या होता है। ड्रॉप इज द थिकन्ड पोर्शन ऑफ स्लैब नियर द कॉलम, इट इज प्रोवाइडेड सिंस बेंडिंग मोमेंट आर मोर नियर द कॉलम। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि कॉलम्स के आसपास बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है, तो हम कॉलम्स
कि स्लैब के पोर्शन को रिड्यूस जहां पे कर सकते हैं वहां हम करेंगे, वहां पे रेनफोर्समेंट को भी रिड्यूस करेंगे, जिससे कि वहां बेंडिंग मोमेंट क्या हो, बैलेंस्ड हो, और वहां पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट की जरूरत ना पड़े और ना ही वहां पे किसी टाइप का फेलियर आए। These drop are also called as capital of the columns. इनको हम लोग कैपिटल ऑफ द कॉलम भी बोलते हैं। आप ध्यान रखना कि अगर ड्रॉप के ऊपर कभी कोई शॉर्ट नोट पूछा जाए तो कभी कभी कैपिटल ऑफ द कॉलम के नाम से पूछ लिया जाता है। The drops is, if provided, should be rectangular in plane and have a length in each direction not less than 1/3 of the panel. ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, एज पर द कोड है ये भी, कि जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लेन में हम ड्रॉप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो लेंथ है हर एक डायरेक्शन में नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द पैनल लेंथ इन दैट डायरेक्शन। सपोज 25 बाई 25 का हम रूम बना रहे हैं तो हम एक पैनल डिसाइड करेंगे, उस पैनल की कुछ लेंथ होगी, कुछ स्पैन होगा, उसके 1/3 से कम लेंथ हमारी ड्रॉप की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंटीरियर पैनल्स के केस में। एक्सटीरियर पैनल्स के केस में क्या होता है, इंटीरियर वाला जो इंक्लूडेड है, चारों चारों कॉलम से जो एरिया सराउंडेड है वो इंक्लूडेड, वो इंटीरियर पैनल में हो गया। जो चारों कॉलम्स के बाहर वाला एरिया है वो एक्सटीरियर पैनल में आ गया। तो एक्सटीरियर पैनल के लिए क्या है, the width of drops all at right angles to the non-continuous edge and measured from center line of the column shall be equals to 1/2 of the width of the drop for the इंटीरियर पैनल। इसे भी आप नोट कर लीजिए, इस पर हम आएंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तब आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद आता है कॉलम हेड। कॉलम हेड के लिए क्या स्पेसिफिकेशन है ये भी आप देख सकते हैं। ये है आपका कॉलम हेड, ये जो 45 पे आप देख रहे हैं इसका कुछ पर्टिकुलर डायमीटर होता है, वो हमें देखना होता है। ठीक है, तो ये आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आएंगे एनालिसिस ऑफ फ्लैट स्लैब। इसके दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट डिजाइन मेथड एंड इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड। हम डायरेक्ट डिजाइन मेथड से न्यूमेरिकल्स को करेंगे। इसके लिए आप ये इसके जो अजम्पशंस है उन्हें भी नोट करेंगे। डायरेक्ट डिजाइन मेथड फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या है, ये आप सारे पॉइंट नोट करेंगे, एज पर द कोड है और ये हमें एज इट इज इनको यूज करना होता है। देयर शुड बी एटलीस्ट 3 कंटिन्यूअस स्पैन इन ईच डायरेक्शन। सेकंड है, द पैनल शुड बी रेक्टेंगुलर एंड रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन ऑफ पैनल शैल नॉट बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, इट इज, ये मैं एक एक मैच करा दूंगी क्वेश्चन में। इट इज परमिसिबल टू ऑफसेट कॉलम टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ स्पैन इन द डायरेक्शन ऑफ ऑफसेट। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, इनको हम बाद में लेते हैं क्योंकि ये जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद मैं सीधा एक न्यूमेरिकल लेती हूँ, उससे आप ये थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे आपको ये पता है रेनफोर्समेंट जो होता है वो हम कैसे देते हैं, ये आप जो लॉन्ग लॉन्ग देख रहे हैं मेन बार्स हैं, ये जो आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है। इसी तरीके से कॉलम में ये जो आपके मेन बार्स हो, ऐसे जो आप देंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो रेनफोर्समेंट है इन्हीं को हमें डिजाइन करना है, रेनफोर्समेंट की ही डिटेलिंग को आपको निकालना है फ्लैट स्लैब में। तो कॉलम के ऊपर सीधे स्लैब रेस्ट है या ड्रॉप है, सबके लिए आपको कितना कितना रेनफोर्समेंट लगाना है ये आपको देखना होगा। जैसे आप ये देखेंगे, ये स्लैब है, सॉरी ये कॉलम है, इसके ऊपर ये पूरी आपकी स्लैब है। ठीक है, ये पूरी स्लैब है, लेकिन ये एक एक पैनल को हमें इसका डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक कॉलम कॉलम पीछे भी यहाँ 2 कॉलम होंगे और जितना पोर्शन आ रहा होगा बीम नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, तो ये फ्लैट स्लैब है आपकी। ठीक है, इसके बाद आती है रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इन फ्लैट स्लैब। ये भी आपको सारा नोट होना चाहिए कॉपी में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्पेसिंग ऑफ बार्स। स्पेसिंग पता है आप क्या होते हैं, बार्स हम जो देते हैं, जो स्टील देते हैं, उनमें स्पेसिंग कितनी रखनी है, वो है ये। तो क्या होता है, द स्पेसिंग ऑफ बार्स एंड फ्लैट्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ द स्लैब थिकनेस। ये आप ध्यान रखेंगे।
इसको नोट कर लीजिए, 2 टाइम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, द थिकनेस ऑफ ड्रॉप पैनल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट यूज एटलीस्ट thickness of the drop, thickness of the slab plus 1/4 of the distance between the edge of the drop। ठीक है। इसके अलावा मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर फ्लैट स्लैब इज सेम एज द सॉलिड स्लैब एंड 0.15% of x sectional area for milestone, 0.14% for HYSD bars। यहाँ पे 2 पॉइंट ये ध्यान रखिए कि HYSD bars क्या होते हैं, जिसमें हम लोग FE415 FE500 का यूज करते हैं, और FE उसके लिए जो एक्स सेक्शनल एरिया है वो आप 0.12% लेंगे, और अगर आप माइल्ड स्टील ले रहे हैं उसके लिए एक्स सेक्शनल एरिया को आप 0.15% लेंगे। तो ये आपको रेनफोर्समेंट के लिए ध्यान रखना है। इसके बाद मैं सीधे एक डिजाइन ले लेती हूँ जिससे कि आपका थोड़ा सा इजी हो जाए। पहले मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देती हूँ डिजाइन, फिर मैं बात करती हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। A hall of 25 meter into 39 meter is to be constructed and flat slab is to be provided। ठीक है। The plane the geometry of slab with rectangular panels, ऑलरेडी बता हुआ है rectangular panel। किसी भी हॉल में फ्लैट स्लैब बनानी है उसमें रेक्टेंगुलर पैनल्स देने हैं आपको। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पैनल्स आएंगे। अब वो किस साइज के आएंगे हम देख रहे हैं। यूज M20 कंक्रीट FE415 स्टील। तो डायमेंशन ऑफ फ्लोर क्या है, 25 इंटू 39। तो हम एक पैनल डिसाइड करेंगे, ऐसे समझो ना, ये 25 है और ये आपका 39 है। 5 5 5 5 5, यहाँ पे भी 5 5 5 5 5। तो आप 5x5 के कॉलम बन रहे होंगे और 5x4 का पैनल बन रहा होगा। समझ में आया। 25 विड्थ है सपोज और 39 इसकी लेंथ है। तो 39 को आप डिवाइड करो 5 5 5 5 5 और लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, या 5 5 5 5 का में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 5x5 का या 5x4 का ही पैनल बनेगा। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि पैनल किस साइज का हो जाएगा, 5x5 का और 5x4 का। आप मैक्सिमम साइज व डायमेंशन वाले पैनल को डिजाइन कर देंगे तो मिनिमम वाले के लिए हम वही यूज करते हैं। यहाँ पे हम जो पैनल साइज है वो हॉल के साइज से हमने डिसाइड किया। तो यहाँ पे जो हम फ्लैट स्लैब का जो पैनल बना रहे हैं वो 5x5 मीटर स्क्वायर का पैनल को की डायमेंशन हम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कॉलम स्ट्रिप निकालेंगे। कॉलम स्ट्रिप के लिए जो लेंथ और विड्थ होती है उसका फॉर्मूला होता है। 5x5 पैनल के लिए विड्थ ऑफ द कॉलम स्ट्रिप होती है 0.25 L1। L क्या है, अब देखो 5x5 का पैनल है तो L हो गया 5, L2 हो गया 5, L1 क्या हो गया 5, L2 हो गया 5। तो कॉलम स्ट्रिप की विड्थ क्या हो गई 0.25 L1, तो 1.25 मीटर आ गई। लेंथ ऑफ कॉलम से ये तो आपको याद रखना पड़ेगा 0.25 L2, 0.25, ये L1 L2 आपका 5 है, तो ये भी आपका 1.25 मीटर निकल आया। ठीक है, अब 5x4 के लिए भी निकाल सकते हैं विड्थ एंड लेंथ सेम फॉर्मूले से। ये मैंने 5x5 के लिए निकाला है, ये 5x4 के लिए निकाला, तो ये L1 है ये L2 है, आप सेम इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, कॉलम स्ट्रिप की डायमेंशन इसी तरीके से आप निकालेंगे मिडल स्ट्रिप की। 5x5 के लिए मिडल स्ट्रिप की 2.5, 5x4 के लिए 2। कुछ मतलब मैं 5x5 को डिजाइन कर दूं तो मैं 5x4 को मान के चलूंगी, यहाँ पे दोनों को नहीं किया हुआ है। तो मिडिल स्ट्रिप क्या हो जाती है, मिडिल स्ट्रिप क्या होती है, मिडिल स्ट्रिप का जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए 0.5 L1। तो 0.5 इंटू 5 2.5। ठीक है, और 0.5 इंटू 4 मतलब 0.5 इंटू 4, 5 को 20, ठीक है 20। तो ये ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लीजिए। मैं जो बोल रही हूँ कि मिडिल स्ट्रिप के लिए जो डायमेंशन निकलती है वो हमने पहले भी थ्योरी में देखा है, वो होता है 0.5 L1 या जो भी स्पैन है। ठीक है, L1 या L2। इसके बाद आप निकालेंगे थिकनेस। थिकनेस के लिए हम लोग L/D
इज इक्वल टू 26 इंटू 1.5 का यूज करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन से हम कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन से सिंपली सपोर्टेड के केस में एल वाई डी का रेशियो 26 लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करके स्मॉल डी की वैल्यू 132 आ गई। अपने आप हमने स्मॉल डी 150 एज्यूम कर लिया। तो ओवरऑल डेप्थ अगर हम 180 एज्यूम करें तो 30 का कवर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो ये एजप्शंस हम अपने आप देखते हैं। डी हमने निकाला, लेंथ तो 5 का था, 5/5 का पैनल है, लेंथ क्या है 5 है, 5 को हमने mm में चेंज कर दिया 5000। तो यहाँ से स्मॉल डी एज्यूम कर लिया, कैपिटल डी एंड कवर। ठीक है, तो थिकनेस हमने ये इतना हमने लिख लिया, थिकनेस ऑफ द स्लैब। अब इसके बाद आता है थिकनेस ऑफ ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल की हम बात करते हैं, ये थिकनेस की बात चल रही है। ओके, इसके बाद ये जो आपने निकाला है थिकनेस ऑफ, आपने ओवरऑल थिकनेस निकाल ली, लेकिन अगर हम ड्रॉप थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस प्रोवाइडेड, अगर हम ड्रॉप की बात करेंगे तो इसको 100 एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम डायमेंशन फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉलम L1/6 या L2/6 लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने L कितना था 5, तो ये 0.83 मीटर आ गया आपका। तो डायमेंशन ऑफ ड्रॉप पैनल कितना आ जाएगा, इसको 0.9 ले लो। ड्रॉप पैनल की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ड्रॉप पैनल की जितना थिकनेस है, provide a length of 0.9 on each side of the column except exterior columns। 0.9 है तो ये 1.8 इंटू 1.8 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन निकालेंगे। आप एक्सटीरियर को छोड़िए, आप यहाँ तक करिए इसमें, फिर मैं एक कंप्लीट न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगी। आपको इसमें परेशान नहीं होना है। सबसे पहले क्या करना है, थिकनेस ऑफ द स्लैब L/D से निकाला, डी निकाल लिया, ओवरऑल डी निकाल लिया और कवर निकाल दिया। इसके बाद ड्रॉप पैनल थिकनेस प्रोवाइडेड 100 mm एज्यूम, और मिनिमम डायमेंशन सेंटर टू सेंटर L/6। तो ये एक्सटीरियर पैनल की डायमेंशन हो गई और ये इंटीरियर की हो गई। ठीक है guys, with this I am just stopping my today's lecture, and I will take more lecture about this, so don't worry. I will take a complete numerical, and you just prepare the theory and specification portion from this video, and the design portion I will take the next lecture. So if you are facing any doubt, you can call me and contact me anytime. Thank you.